जय हिंद साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सबका हमारे इस चैनल पीसीएस स्ट्रैटेजी में। जैसा कि भाग 1 पहले ही बनाया जा चुका है, आप चाहिए उस वीडियो को भी देखिए और ये उसका भाग 2 है। आर्थिक परिदृश्य अपने आप में काफ़ी कठिन सेक्शन है करंट अफेयर्स का, इसलिए शिक्षकों द्वारा इसको अंत में बनाया जाता है और कठिन होने की वजह से शिक्षक इसे अंत में बनाते हैं और उस वजह से बच्चे भी इसको पढ़ नहीं पाते हैं अच्छे से और दोहरा नहीं पाते हैं, क्योंकि चूंकि समय बहुत कम रह जाता है। तो फिर उस समय कन्फ्यूजन का दौर चल रहा होता है, जीएस पढ़े करंट पढ़े तो इसलिए हम इसको पहले ही लेके आ गए हैं। भाग 1 बन चुका है और ये भाग 2 है। देखिए, आपसे बस हमारे मेहनत के बदौलत एक ही रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वहाँ पे पढ़ रहे क्वेश्चन को लगाएं जो कि टॉपिक वाइज आपको पर डे 50 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं और इसका अत्यधिक फ़ायदा उठाने की कोशिश करें। आप अपने दोस्तों से, अपने कलीग से, जिस भी ऑक्यूपेशन में, जिस भी प्रोफेशन में, या अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप शेयर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। आत्मनिर्भरता के लक्ष्य की ओर दलहनों के विकास में तेजी लाने की रणनीतियां और मार्ग। कृषि और संबद्ध क्षेत्र वाला ये आर्थिकी वाला सेक्शन है। पृष्ठ संख्या 113 अगर आप पुस्तक साथ में लेके पढ़ रहे हैं तो। भारत दुनिया का सबसे बड़ा दलहन उत्पादक और उपभोक्ता दोनों ही है। देखिए हो क्या रहा है, हम जितना उत्पादन कर रहे हैं उसमें भी हम सर्वश्रेष्ठ हैं, उसको हम पूरा कंज्यूम भी कर जा रहे हैं। यहाँ तक की स्थिति ये हो जाती है कि हमको आयात भी करना पड़ता है दलहन का। दलहन क्षेत्र का लगभग 80% उत्पादन वर्षा आधारित क्षेत्रों पे है। ठीक, 5 करोड़ परिवारों को यह जीविका देती है। हमारा जो केंद्रीय बजट है इस वर्ष का, उसमें दलहन में आत्मनिर्भरता मिशन लॉन्च किया गया है, शुरू किया गया है। मुख्य फसल जो दालें हैं इसमें ध्यान रखी गई हैं, अरहर, काला चना और मसूर। ये याद रखिएगा, ये 3 दालें हैं, अरहर, काला चना और मसूर। ठीक है। और ज़्यादातर जो स्कीम्स होती हैं, ज़्यादातर जो मिशन होते हैं वो 5 साल के होते हैं, लेकिन ये 6 वर्ष का है। ये यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है। आगे भी अभी हम एक और मिशन के बारे में पढ़ेंगे, वो 5 वर्ष का ही है, लेकिन दलहन मिशन कितने का है? आत्मनिर्भरता, दलहन में आत्मनिर्भरता मिशन 6 वर्ष का। मुख्य दालें जो केंद्र में रखी गई, अरहर, काला चना और मसूर। ठीक। उत्पादन की श्रेणी में से अगर देखा जाए क्या रैंकिंग है, क्या स्थिति है हमारे राज्यों की, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान, ये तीनों मिलके 55% योगदान अकेले दे देते हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान का योगदान 55% है और शीर्ष 10 राज्य 91% से अधिक का योगदान कर देते हैं। लगातार वृद्धि का अनुमान लगाया जा रहा है और घरेलू आपूर्ति वर्ष 2030 तक 30.59 मिलियन टन और वर्ष 2047 तक 45.79 MT पहुंच जाएगी। 2030 तक इसका लक्ष्य रखा गया है 48.44 मिलियन टन। आगे चलिए देखते हैं। कृषि एवं संबंध क्षेत्रों में उत्पादन के मूल्य पर सांख्यिकी रिपोर्ट। उत्पादन के मूल्य पर सांख्यिकी रिपोर्ट जारी कौन कर रहा है? एनएसओ जारी कर रहा है। कृषि एवं संबंध क्षेत्रों से उत्पादन के मूल्य पर सांख्यिकी रिपोर्ट 2011-12 से 2023-24। क्या नाम है? 2011-12 से 23-24। किस चीज की रिपोर्ट है? कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों की। ठीक, कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों का सकल मूल्य संवर्धन, जीवीए, सकल मूल्य संवर्धन कितना है? रुपए 4,878 करोड़ रुपए पहुंच चुका है। ठीक, वृद्धि 200% से ज्यादा की वृद्धि है। फिर कीमतों, 2011-12 कीमतों पर कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र में उप क्षेत्रों का योगदान सबसे ज्यादा फसल क्षेत्र, अब 53%, जीवियों का लगभग 53% जिन राज्यों से आ जाता है वो हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, तेलंगाना, हरियाणा। यद्यपि उत्तर प्रदेश का प्रतिशत हिस्सा घटकर 17.2 रह गया, फिर भी वह शीर्ष उत्पादक राज्य बना हुआ है। यानी जो फूड अनाज का उत्पादन हम करते हैं, सारे अनाज का उत्पादन, उसमें सबसे ऊपर कौन सा राज्य बना हुआ है? सबसे ऊपर हमारा राज्य बना हुआ है उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश का हिस्सा 17.2 ही रह गया है, पर फिर भी शीर्ष उत्पादन है। अब पशुधन में क्या हाल है? पशुधन में 919,000 करोड़। पशुधन में, जीवियों में दूध का सबसे ज्यादा उत्पादन, मतलब पशुधन में अगर देखा जाए सबसे ज्यादा क्या उत्पादन हो रहा है तो दूध। अनाज, फल एवं सब्जियां मिलाकर
फसल जीवियों को आधे से अधिक हिस्सा है। पहले अभी तक फलों में आम था, अब आम की जगह केले ने ले ली है। तो केला ने वर्ष 2023-24 में स्थिर कीमतों पर जीवियों में आम को पीछे छोड़ दिया है। तो जो एक नई चीज है, बदलाव आया है, लोगों को बार बार आम याद था तो आम की जगह अब केला आ चुका है, ये ध्यान रखना है। ठीक है। आलू सब्जी समूह में सबसे ज्यादा शीर्ष योगदान करता रहा है। मसाले में समूह, राज्य भर में सबसे ज्यादा मसाले कहाँ से आ रहे हैं? मध्य प्रदेश से आ रहे हैं। उसके बाद कर्नाटक और फिर गुजरात। मसाले में सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश, फिर कर्नाटक और फिर गुजरात। ठीक। मत्स्य पालन, मत्स्य पालन में आंध्र प्रदेश का योगदान पश्चिम बंगाल से अलग ज्यादा रहा है। पहले हमेशा से पश्चिम बंगाल रहा है तो लोगों से गलती हो सकती है, इसलिए आंध्र प्रदेश मत्स्य पालन जीवियों में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है। सबसे ज्यादा कौन है? तो आंध्र प्रदेश है। सबसे ज्यादा योगदान आंध्र प्रदेश का, फिर पश्चिम बंगाल का। मसालों में मध्य प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात। आलू सबसे ज्यादा है कुल सब्जियों में, केला फलों में। ठीक। पशुधन में दूध, और उत्तर प्रदेश का हिस्सा कुल सब कुछ मिला के उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा है। हालांकि हिस्सा घटा है पर फिर भी सारे राज्यों में शीर्ष पर है। बागवानी फसलें बागवानी फसलें उत्पादन 3.66% की वृद्धि के साथ 3,677.24 लाख टन। अब यहाँ फल उत्पादक शीर्ष 4 राज्य। फल उत्पादक शीर्ष 4 राज्य आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। उत्तर प्रदेश फल उत्पादन में भी तीसरे स्थान पर है। तो कुल फल उत्पादन में 4 राज्य आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। सब्जी उत्पादन पहले रैंक पे उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, बिहार। फल में तीसरे पे है, सब्जी में प्रथम पे है। उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, बिहार। आलू उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पे है। उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, गुजरात। आम उत्पादन, आम उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पे है। तो आम, आलू और सब्जी प्रथम स्थान है। कुल फल उत्पादन सारे प्रकार के फल मिला के अगर देखा जाए तो तीसरे स्थान पे उत्तर प्रदेश है। खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी, न्यूनतम समर्थन मूल्य खरीफ फसलों के लिए 14 खरीफ फसलों के लिए है। धान ए श्रेणी पैडी ग्रेड ए 69 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि हुई है। कितना हो गया है? 23,892 2,389 रुपए प्रति क्विंटल। सबसे ज्यादा वृद्धि कहाँ हुई है? 820 रुपए प्रति क्विंटल नाइजर सीड, 820 रुपए प्रति क्विंटल नाइजर सीड में सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है। फिर दूसरे नंबर पे कहाँ सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है? रागी में। और तीसरे पे कपास। सबसे ज्यादा वृद्धि नाइजर सीड, फिर रागी और फिर कपास। ये एक बार देख लीजिएगा, ये टेबल यहां बना हुआ है। बाजरा 63% के बाद मक्का 59%, तूर 59% तथा उड़द 53% के संदर्भ में किसानों को उनकी उत्पादन लागत पर सबसे अधिक अपेक्षित लाभ अनुमानित है। सबसे ज्यादा लाभ कहां से हो रहा है? बाजरा, फिर मक्का, तूर, अरहर और उड़द। प्रमुख फसलों का उत्पादन तृतीय अग्रिम अनुमान। प्रमुख फसलों का उत्पादन यानी टोटल प्रोडक्शन कितना हुआ? कुल चावल का उत्पादन, कुल चावल का उत्पादन 1,490.74 लाख टन, 1,490.74, 1,490.74 लाख टन अनुमानित है। गेहूं का उत्पादन 1,175.07 लाख टन, 1,175.07 लाख टन अनुमानित है। श्री अन्न का उत्पादन 4.43 लाख टन, 4.43 लाख टन। श्री अन्न मतलब जो सारे मोटे अनाज हैं उसको मोदी जी ने पिछले साल श्री अन्न का नाम दिया था। कुल दलहन उत्पादन 252.38। सोयाबीन का उत्पादन 151.80 लाख टन। कपास 306.92। जीनोम संपादित चावल
प्रश्न पूछ देगा DRR धान 100 कमला तथा पूसा DST धान 1 क्या है, या DRR धान 100 क्या है, तो क्या है, जीनोम एडिटेड चावल है। क्या है, जीनोम एडिटेड चावल की उन्नत किस्म है। जीनोम पहले क्या हो रहा था, जेनेटिकली मॉडिफाइड हो रहा था, तो उस पर कहीं ना कहीं हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे एनवायरनमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा वो नुकसानदेह था, इसलिए उस पर रोक लगा दी गई। तो अभी तक क्या क्या बनाया जा चुका है अगर पूछ ले यही कलानुक्रम, तो सबसे पहले बीटी बैंगन, बीटी सरसों, फिर बीटी कॉटन, बीटी बैगन, बीटी GM सरसों और फिर बीटी कॉटन। बीटी क्या है, बैसिलस थुरिंजिसिस, इसी के उसको को उसमें डाल के बनाया जाता है। ठीक है, अब क्या आ गया है, जीनोम एडिटिंग, किसकी मदद से होता है, CRISPR-Cas9, ये एक कैंची का काम करता है, एक जगह से काट के दूसरी जगह जोड़ना। ठीक, DRR धान 100 कमला किस्म भारतीय कृषि अनुसंधान रिसर्च कहाँ बनाया गया है, IICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ICAR हैदराबाद। कहाँ पे बनाया गया, ICAR हैदराबाद में। दूसरी किस्म पूसा DST राइस 1 विशेष रूप से खारे, ये कहाँ पे इसको बोया जा सकेगा, जो लवड़ी क्षेत्र हैं, जो खारा क्षेत्र है, वहां पे इसको बोया जा सकेगा। इसको कहाँ बनाया गया है, ICAR नई दिल्ली, ICAR नई दिल्ली में बनाया गया। DRR धन कामला को ICAR हैदराबाद में, और दूसरी किस्म पूसा DST राइस को कहाँ पे बनाया गया है, ICAR नई दिल्ली में। पशुधन सांख्यिकी, बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स, मूलभूत पशुपालन सांख्यिकी 2024, इसमें क्या है, 239.30 मिलियन टन अनुमानित है, जबकि वर्ष 2014-15 में दुग्ध उत्पादन 146.3 मिलियन टन। 10 वर्षों में दुग्ध उत्पादन चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि से बढ़ा है, मतलब बहुत ज्यादा वृद्धि, कितना, 5.62 कंपाउंड रेट से बढ़ा है। FAO के अनुसार कुल उत्पादन में भारत विश्व में पहले स्थान पर है। कुल उत्पादन में, वैश्विक दुग्ध उत्पादन में लगभग 25% देता है। वैश्विक उत्पादन में कितना प्रतिशत योगदान है, 25%, और कुल उत्पादन में प्रथम स्थान पे है। वर्ष 2023-24 के दौरान देश में दुग्ध की प्रति व्यक्ति उपलब्धता, पर पर्सन अवेलेबिलिटी कितनी है, पर कैपिटा अवेलेबिलिटी कितनी है, 471 ग्राम पर दिन, 471 ग्राम पर डे। 5 राज्य, शीर्ष 5 राज्य कौन कौन से हैं, सबसे पहले उत्तर प्रदेश, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र। किसकी बात हो रही है, दुग्ध उत्पादन में राज्यों का क्रम। कुल अंडा उत्पादन में भारत दूसरे स्थान पे है, अंडा उत्पादन में दूसरे स्थान पे है। शीर्ष अंडा उत्पादक राज्य कौन से हैं, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक। शुरुआत के 3 याद रखिए, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना, मतलब जो सदर्न स्टेट्स हैं कुल लगभग। FAO के अनुसार कुल मांस उत्पादन में भारत विश्व में चीन, USA, ब्राजील के बाद 5वें स्थान पे है। चीन, USA, ब्राजील तथा रूस के बाद 5वें स्थान पे है कुल मांस उत्पादन में भारत। ठीक, शीर्ष 5 राज्य, हमने पहले भारत की रैंक देखी, भारत की 5वीं रैंक है मांस उत्पादन में। 5 राज्य, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, यहाँ उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पे है क्योंकि आने वाले लोग हैं भाई। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना पहले रैंक पे, पश्चिम बंगाल, फिर पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। क्या है ये, मांस उत्पादन। ऊन उत्पादन, ऊन उत्पादन में राजस्थान, फिर जम्मू कश्मीर, फिर गुजरात, महाराष्ट्र। राजस्थान, जम्मू कश्मीर, गुजरात, महाराष्ट्र। रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य, सबसे ज्यादा रेपसीड एवं सरसों 300 रुपये प्रति क्विंटल हेतु दिया गया है। उसके बाद मसूर 275 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि। सबसे ज्यादा वृद्धि सबसे ज्यादा कहाँ बढ़ाया गया है, खरीफ फसलों में हमने देखा सबसे ज्यादा नाइजर सीड में, उसके बाद रागी में, उसके बाद कपास में। यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम, यहाँ पे हमने देखा सबसे ज्यादा कहाँ है, सबसे ज्यादा है रेपसीड में, रेपसीड एवं सरसों में, उसके बाद मसूर में। सबसे ज्यादा बढ़ोतरी कहाँ पे हुई है, ठीक है। और गेहूं का क्या है, 2275, गेहूं का MSP क्या है, 2275। ठीक, खारिफ और राबी फसलें भी आप याद रख लीजिएगा, ये कई बार पूछता है।
ऑप्शन में इसमें से कौन सा नहीं है। अब आ जाते हैं उद्योग क्षेत्र में। चांदी के आभूषणों एवं वस्तुओं हेतु नई हॉलमार्किंग, जैसे सोने पे हॉलमार्क होता है वैसे चांदी का भी नया हॉलमार्किंग शुरू किया गया। हॉलमार्किंग यूनिक आइडेंटिफिकेशन HUID कब से हो जाएगी? 1 सितंबर 2025 से स्वैच्छिक रूप से लागू की गई। स्वैच्छिक रूप से लागू की गई। चांदी की हॉलमार्किंग अक्टूबर 2005 से जारी है और ये इस योजना के अंतर्गत जौहरियों को IS 2112 के अनुसार पंजीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त है। ठीक, IS 2112 2025 ने IS 2112 2014 का स्थान ले लिया है। ठीक, यहाँ और कुछ जानने की जरूरत नहीं है, बस ये याद रखना है कि नया हॉलमार्किंग सिल्वर का, चांदी का शुरू हुआ है। पूर्व संस्करण में 4 घटक थे: BIS मार्क सिल्वर के साथ शुद्धता, फाइननेस, HC की पहचान छाप और जौहरी निर्माता की पहचान छाप में होता था। अब 3 मार्क में अंकित होता है BIS मानक, जिसको ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड कहते हैं, सिल्वर शब्द के साथ शुद्धता ग्रेड, मतलब कितने ग्रेड का है वो। ठीक है। वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण, वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण ये भी मॉस्पी नहीं किया है। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, मॉस्पी। जून 2025 के दौरान किया गया। ASI मुख्यतः पंजीकृत विनिर्माण मैन्युफैक्चरिंग इकाइयों के उत्पादन, जीवीए, पूंजी, रोजगार आदि का व्यापक चित्र प्रस्तुत किया गया। ठीक, 2023-24 में उद्योग क्षेत्र ने सकल मूल्य वर्धन में पिछले वर्ष की तुलना में वर्तमान मूल्यों पर 11.89% की वृद्धि दर्ज की है। कितने की? 11.89% की वृद्धि दर्ज की है। वर्ष 2023-24 में औद्योगिक उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में 5.80%, 5.80%। 57 लाख नौकरियां एक दशक में, 57 लाख से अधिक नौकरियां उपलब्ध कराई गई हैं। जीवे के संदर्भ में शीर्ष 5 मूल धातु, शीर्ष 5 उद्योग हैं: मूल धातु, मोटर वाहन, रसायन और रासायनिक उत्पाद। मूल धातु, मोटर वाहन, रसायन और रासायनिक उत्पाद। प्रत्येक विशेषता हेतु कुल योग के मूल्य से उनके प्रतिशत के हिस्से। ठीक है। कारखानों की कुल संख्या, जो कारखाने हैं उनकी कुल संख्या में रैंक 1 तमिलनाडु है और फिर गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। 4th रैंक पे उत्तर प्रदेश है कुल कारखानों की संख्या में। शीर्ष 5 राज्य विनिर्माण जीवीए का लगभग, शीर्ष 5 राज्य विनिर्माण जीवीए का लगभग 54% क्षेत्र में कुल रोजगार 55% योगदान देते हैं। जीवीए में हिस्सेदारी में संदर्भ 5 राज्य। उत्तर प्रदेश 5वें स्थान पर है। रोजगार में उत्तर प्रदेश 4थे स्थान पर, पहले पे तमिलनाडु है रोजगार में और उसमें महाराष्ट्र है। जीवीए में हिस्सेदारी के संदर्भ में शीर्ष 5 राज्य महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश। फिर रोजगार में तमिलनाडु और 4थे स्थान पर उत्तर प्रदेश है। जीवीए में 5वें स्थान पर उत्तर प्रदेश है। कारखानों में 4थे स्थान पर उत्तर प्रदेश है। भारत EFTA व्यापार समझौता का क्रियान्वयन। भारत और यूरोपीय फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बीच ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट TEPA एक व्यापक समझौता है जिसका उद्देश्य क्या है? निवेश, व्यापार और सेवाओं में सहयोग बढ़ाना। EFTA और भारत के बीच व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौता TEPA ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट 1 अक्टूबर 2025 से लागू हो जाएगा। EFTA यानी यूरोपियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के अंतर्गत देश कौन कौन से, सदस्य देश कौन कौन से? आइसलैंड, लिचेनस्टाइन, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड। आइसलैंड, लिचेनस्टाइन, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड। आइसलैंड, लिचेनस्टाइन, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड। ये अब ये EU से बाहर हैं, यूरोपीय संघ, यूरोपियन यूनियन के सदस्य नहीं हैं। कौन कौन? आइसलैंड, लिचेनस्टाइन, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड। ठीक, आइसलैंड, लिचेनस्टाइन, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड ये क्या है? सदस्य नहीं है। ठीक है। समझौते में वस्तुओं, गुड्स पर शुल्क, टैरिफ, रियायतों का ढांचा।
भारत अपने 82.7% टैरिफ लाइने में छूट दे चुका है। EFTA में 95.3% निर्यात को कवर करती है। समझौते के तहत इन्वेस्टमेंट और प्रमोशन एंड कॉर्पोरेशन, निवेश संवर्धन एवं सहयोग के संदर्भ में 15 वर्ष में भारत में FDI को $100 बिलियन ले जाने का लक्ष्य रखा गया है। 1 मिलियन प्रत्यक्ष रोजगार को सहायक बनने का प्रयत्न करना है। ट्रेड वॉच अक्टूबर दिसंबर Q3 वित्त वर्ष 2025 क्या है? नीति आयोग द्वारा 2024 की तीसरी तिमाही हेतु ट्रेड वॉच क्वार्टरली जिसको Q3 भी कहते हैं। क्या कहते हैं? Q3। इसमें क्या है? वस्तुगत निर्माण वर्ष दर वर्ष 3% वृद्धि के साथ कितना हो गया है? $108.7 बिलियन। तथा वस्तुगत निर्यात कितना है? 108.7। वस्तुगत आयात 6.5% वृद्धि के साथ $187.5 बिलियन। यानी क्या कर रहे हैं हम? एक्सपोर्ट कम, इंपोर्ट ज्यादा। सेवा निर्यात कितने वृद्धि हुई है? 70% की वृद्धि, 17% की वृद्धि हुई है सेवा निर्यात पे, सर्विसेज एक्सपोर्ट पे। तथा सेवा आयात कितना हो रहा है? 22.5% वृद्धि के साथ $52.4 बिलियन। ठीक। इस दौरान विभाग एवं अंतरिक्ष यान निर्यात में 200%, विमान एवं अंतरिक्ष यान निर्यात में 200% से अधिक की वृद्धि, मुख्यतः सऊदी अरब, UAE और चेक गणराज्य की निर्यात की तेजी के कारण। क्षेत्रीय और बाजार विश्लेषण निम्नलिखित रहा शीर्ष निर्यात गंतव्य, शीर्ष निर्यात एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन: USA, UAE, नीदरलैंड, सिंगापुर, UK, चीन। USA, UAE, नीदरलैंड, सिंगापुर, UK और चीन। USA, UAE, नीदरलैंड, सिंगापुर, UK और चीन, ये क्या है? शीर्ष निर्यात एक्सपोर्ट। कुल निर्यात का 42% यही पांचों देश है: USA, UAE, नीदरलैंड, सिंगापुर, UK, चीन। शीर्ष आयात स्रोत सबसे ज्यादा इंपोर्ट कहां से करते? चीन, UAE, रूस, USA। कुल आयात का 38%। चीन, UAE, रूस, USA। चौथे नंबर पे USA है। चीन, UAE, रूस और USA। UAE दोनों पे ही रैंक, मतलब दूसरे स्थान पे है, आयात में भी और निर्यात में भी। डिजिटली डिलीवर्ड सर्विसेज में भारत विश्व का 5वां सबसे बड़ा निर्यातक देश है। रिक्लेम क्या है? कोयला मंत्रालय द्वारा एक महत्वपूर्ण फ्रेमवर्क विकसित किया गया है। उद्देश्य क्या है उसका? खदानों की बंदी प्रक्रिया में समुदाय को सक्रिय बनाना, यानी जो खदान बंद हो गए हैं उसमें जो आसपास समुदाय रहते हैं उनको सक्रिय बना के सशक्त बनाना। ठीक। जो उससे जुड़े हुए लोग थे, अगर बंद हो गया हमेशा के लिए तो आगे भी उनका जीवन यापन कैसे होगा, या क्या उपाय हैं जिससे उसको दोबारा उसकी शुरुआत की जा सकती है। नियंत्रक संगठन कौन है? द कोल कंट्रोलर ऑर्गेनाइजेशन। इस फ्रेमवर्क का नियंत्रक कौन है? द कोल कोऑर्डिनेटर ऑर्गेनाइजेशन। इसका रिक्लेम का पूरा नाम क्या है? रीच आउट, R से रीच आउट, E से एनविजन, C से को डिजाइन, लोकलाइज, एक्ट, इंटीग्रेट, मेंटेन। इसमें महिलाओं और कमजोर वर्गों की भागीदारी, पंचायती राज संस्थाओं के साथ संरक्षण तथा तैयार किए गए टूल्स, टेम्पलेट्स एवं क्षेत्रीय तौर तरीकों को उपलब्धता शामिल है। 8 प्रमुख उद्योगों का सूचकांक अप्रैल 2025: कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी। कोयला, कच्चा तेल। अब देखिए, ये पहले कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है कि जो 8 कोर इंडस्ट्रीज हैं, 8 प्रमुख उद्योग हैं भारत के, वो कौन कौन से हैं? तो कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी, उर्वरक, इस्पात, सीमेंट, विद्युत। कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी, उर्वरक, इस्पात, सीमेंट, विद्युत। ये 8 याद करना जरूरी है। इसमें से समूह बना के दे देगा इसमें से कौन नहीं है, या 1-2 जो गलत होगा किसी और का नाम जोड़ देगा, या कौन कौन से हैं वो चुनने को दे देगा। तो पता होना चाहिए कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, इस्पात, सीमेंट और विद्युत उत्पादन।
औद्योगिक उत्पाद सूचकांक आईआईपी में शामिल वस्तुओं का भार 40 यही जो 8 हैं आईआईपी में कितना प्रतिशत भार है इनका 40.27%। ठीक, इसमें सबसे ज्यादा किसका है? रिफाइनरी उत्पाद का है और सबसे कम किसका है? सीमेंट का। सबसे ज्यादा रिफाइनरी उत्पाद 28.404 और सीमेंट का सबसे कम है 5.37। ठीक है। ऑटोमेटिव मिशन प्लान 2047, ऑटोमेटिव मिशन प्लान 2047, इसमें क्या है? भारत की विकसित भारत 2047 की दृष्टि से इंडस्ट्री लेड सरकार समर्थित रोड मैप है। इंडस्ट्री लेड सरकार समर्थित रोड मैप एक है। ठीक है, इसमें विभिन्न काम करने हैं, बाकी यहाँ कुछ बहुत देखने लायक नहीं है, बस साल याद रखना है। ऑटोमेटिव मिशन प्लान का अंतिम पूर्ण साल का क्या टारगेट था? 2047 है। ठीक, भारत की विकसित भारत @2047 दृष्टि के अनुरूप उद्योग आधारित इंडस्ट्री लेड सरकार समर्थित रोड मैप, जिसका उद्देश्य 2047 तक भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग को वैश्विक नेतृत्व में स्थिति में पहुंचाना। वैश्विक किसको? ऑटोमोबाइल उद्योग को। ऑटोमेटिव से ऑटोमोबाइल उद्योग। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स स्टार्टअप ब्लिंक के द्वारा ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2024 की रैंकिंग में भारत क्या है? 19वें स्थान पे है। 3 पायदानों की गिरावट दर्ज करते हुए 22वें रैंक हासिल किया। ने वर्ष 2024 की अपनी रैंकिंग 19 से 3 स्थान गिर गया। क्या है अब की रैंकिंग? 2025 में 22। कौन करता है? स्टार्टअप ब्लिंक, ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम। सबसे ऊपर यूएसए, यूके, इजराइल, सिंगापुर, कनाडा। यूएसए, यूके, इजराइल, सिंगापुर, कनाडा। स्टार्टअप वाले में यूएसए, यूके, इजराइल, सिंगापुर, कनाडा। भारत अब कौन से स्थान पे है? 22वें। भारत के 3 शहर बेंगलुरु 10वां, नई दिल्ली 11वां और मुंबई 18वां। बेंगलुरु 10वां, नई दिल्ली 11वां और मुंबई 18वां देश है। एमएसएमई हेतु वर्गीकरण मानदंड के संशोधन। एमएसएमई हेतु वर्गीकरण मानदंड के संशोधन। एमएसएमई वर्गीकरण में संशोधित मानदंड क्या है? क्या संशोधन हुआ है? संशोधन हुआ है निवेश में और कारोबार में। सूक्ष्म उद्योग क्या था पहले? सूक्ष्म उद्योग में पहले क्या था? 1 करोड़ तक था, उसको 2.5 कर दिया गया। लघु में 25 और मध्यम उद्योग 125। निवेश है। कारोबार 10, 100, 500। कारोबार 10, 100 और 500 इतने टाइम्स बढ़ाया गया है। ठीक है, 2.5 गुना, 25 गुना, 125 गुना। देखिए यहाँ लिखा हुआ है इन्वेस्टमेंट और कारोबार, इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर क्रमशः 25 गुना 2 गुना बढ़ाने की घोषणा की गई है। उल्लेखनीय कि 27 चैंपियन सेक्टर्स में स्टार्टअप हेतु वार्षिक गारंटी शुल्क एजीएफ को 2% प्रतिवर्ष से घटाकर 1% प्रतिवर्ष कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? 27 प्राथमिकता 27 चैंपियन सेक्टर्स में जो स्टार्टअप हेतु वार्षिक गारंटी एनुअल गारंटी फंड 2% था, उसको घटाकर 1% प्रतिवर्ष कर दिया गया है। सीजीएसएस के तहत प्रति उधारकर्ता गारंटी कवर की अधिकतम सीमा 10 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 20 करोड़ रुपए कर दी गई। 10 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 20 करोड़ रुपए कर दी गई है। देशों में पर्यटकों का आगमन, विदेशी पर्यटक आगमन एफटीएस तथा विदेशी पर्यटक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आगमन आईटीएस। जीडीपी में कंट्रीब्यूशन 5.22%। 5.22%। विगत 3 वर्षों के दौरान देशवार विदेशी पर्यटक आगमन एफटीए शीर्ष 5 देश सबसे ज्यादा आए। यूएसए, बांग्लादेश, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा। यूएसए, बांग्लादेश, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा। यूएसए, बांग्लादेश, यूके, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा। ऊर्जा सांख्यिकी भारत 2025 एनर्जी स्टैटिस्टिक्स इंडिया 2025 रिपोर्ट जारी की है। जारी आंकड़ों के अनुसार कुल प्राथमिक ऊर्जा आपूर्ति का मुख्य स्रोत क्या है? सबसे ज्यादा आज भी कोयला 60.2%। उसके बाद कच्चा तेल है 29.83%। फिर है नेचुरल गैस। कोयला
कच्चा तेल, फिर प्राकृतिक गैस। कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस। भारत दुनिया के सबसे बड़े प्रमाणित कोयले भंडारों में से एक है। देश में सर्वाधिक कोयला भंडार सबसे ज्यादा उड़ीसा में, फिर झारखंड, फिर छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश। उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़। OJCWM उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल। ठीक। कच्चे तेल का भौगोलिक वितरण। कच्चे तेल का भौगोलिक वितरण। प्राकृतिक गैस का अधिकतम भंडार पश्चिम अपतटीय क्षेत्र। प्राकृतिक गैस का अधिकतम भंडार पश्चिम अपतटीय क्षेत्र 31% है। उसके बाद पूर्वी अपतटीय क्षेत्र है सबसे ज्यादा, पश्चिम अपतटीय क्षेत्र से, उसके बाद पूर्वी अपतटीय क्षेत्र से, जिसमें सबसे ज्यादा कुल ऊर्जा में कोयला है, और कोयले में सबसे ज्यादा कहाँ है? उड़ीसा, फिर झारखंड, फिर छत्तीसगढ़, फिर पश्चिम बंगाल, फिर मध्य प्रदेश। नवीकरणीय ऊर्जा की क्षमता में सबसे ज्यादा कौन से राज्य है? सबसे ज्यादा क्षमता कहाँ पे है? राजस्थान में है, फिर महाराष्ट्र है, फिर गुजरात, फिर कर्नाटक। राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक। राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक। किस चीज में है ये? ये है नवीकरणीय ऊर्जा की अनुमानित क्षमता। आईआरसीटीसी और आईआरएफसी को नवरत्न का दर्जा। आईआरसीटीसी और आईआरएफसी को नवरत्न का दर्जा। तो नवरत्न कंपनी की संख्या अब कितनी हो गई है? नवरत्न कंपनी की संख्या अब 26 हो गई है। ठीक। आईआरसीटीसी और आईआरएफसी दोनों ही कंपनियां रेल मंत्रालय की हैं। आईआरसीटीसी की स्थापना 27 सितंबर 1999, आईआरएफसी की 12 दिसंबर 1981। कुल महारत्न 14, नवरत्न 26, मिनी रत्न 1, 52, मिनी रत्न 2, 10। महारत्न 14, नवरत्न 26, मिनी रत्न 1, 52, मिनी रत्न 2, 10। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को महारत्न का दर्जा। 14वीं महारत्न कंपनी बनी कौन सी? HAL। 13वीं थी OIL, ऑयल इंडिया लिमिटेड। 14वीं HAL, 13वीं OIL। अन्य महारत्न कंपनी जो है वो कौन कौन सी है? BHEL, BPCL, CIL, गेल, IOCL, NTPC। ये मैं रीड कर दे रहा हूँ, ऑप्शन में दे देगा इनमें से कौन महारत्न है या इनमें से कौन महारत्न नहीं है, तो आप एक दो चार बार इसको देखे रहेंगे तो आप कर लेंगे। ONGC, सेल, PGCIL, HPCL, PFC, REC, OIL और HAL। 13वीं और 14वीं। अंतरराष्ट्रीय आर्थिक घटनाक्रम। कोलंबिया और उज्बेकिस्तान न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए सदस्य हैं। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक है कहाँ का बैंक? ब्रिक्स का बैंक है। ये इसके नए सदस्य कौन है? कोलंबिया और उज्बेकिस्तान। कोलंबिया और उज्बेकिस्तान नए सदस्य हैं। किसके नए सदस्य हैं? एनडीबी के। एनडीबी कहाँ किसका बैंक है? ब्रिक्स देशों का बैंक है। ठीक है। एनडीबी की सर्वोच्च निर्णायक संस्था बोर्ड ऑफ गवर्नर्स है। सर्वोच्च निर्णायक संस्था क्या है? बोर्ड ऑफ गवर्नर्स है। इसकी लास्ट मीटिंग कहाँ पे हुई थी? रियो डे जेनेरियो, ब्राजील में बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की 10वीं बैठक थी। रियो डे जेनेरियो, ब्राजील में बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की 10वीं बैठक थी। कोलंबिया और उज्बेकिस्तान नए सदस्य बने हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक कौन जारी करता है? IMF जारी करता है। ठीक। अद्यतन प्रकाशन का शीर्षक क्या है? ग्लोबल इकोनॉमिक tenuous resilience and persistent uncertainty। ग्लोबल इकोनॉमी, tenuous resilience and persistent uncertainty। वैश्विक वृद्धि वर्ष 2025 में 3.0%, 3.0% और 2026 में 3.1%। किसके अकॉर्डिंग? IMF के वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के अकॉर्डिंग के अनुसार वैश्विक वृद्धि दर 2025 में 3, 2026 में 3.1। वैश्विक हेडलाइन मुद्रास्फीति 2025 में 4.2, 2026 में 3.6। 3.6 वैश्विक मुद्रास्फीति घट रही है। ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए वर्ष 2025-26 का अनुमान 1.9, 2.0। भारत की जीडीपी वृद्धि दर 6.4% रहने का अनुमान। 6.4%। जीडीपी नहीं है, जीडीपी वृद्धि दर है। भारत 6.4 क्या है? जीडीपी वृद्धि दर।
2023 में 9.2, ये घट रहा है, जीडीपी वृद्धि दर घट रहा है। आईएमएफ द्वारा ही कैलेंडर वर्ष के आधार पर भारत में की वृद्धि दर को 2025 के लिए 6.7% तथा 2026 के लिए 6.4%। विश्व में खाद्य सुरक्षा और पोषण की स्थिति। विश्व में खाद्य सुरक्षा और पोषण की स्थिति क्या है? द स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड। द स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड। इथोपिया की राजधानी अदिस अबाबा में सेकंड यूएन फूड सिस्टम्स समिट। इथोपिया की राजधानी अदिस अबाबा में सेकंड यूएन फूड सिस्टम समिट स्टॉकटेक UNFSS+4 के दौरान जारी किया गया। स्टॉकटेक क्या है? इथोपिया की राजधानी अदिस अबाबा में सेकंड यूएन फूड सिस्टम समिट, यूएन फूड सिस्टम समिट। शीर्षक क्या था? एड्रेसिंग हाई फूड प्राइस इन्फ्लेशन फॉर फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन। शीर्षक एड्रेसिंग हाई फूड प्राइस इन्फ्लेशन फॉर फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन। इसमें क्या बताया गया है? अंडर नरिशमेंट, वैश्विक स्तर पर भूख, प्रेवलेंस ऑफ अंडर नरिशमेंट 8.2%। इसमें अफ्रीका में भूख की व्यापकता सबसे ज्यादा है। अफ्रीका में भूख की व्यापकता 20.2% है। फिर एशिया में और फिर लैटिन अमेरिकन देशों में 2024 तक दुनिया में लगभग 2.3 बिलियन लोग मध्यम या गंभीर रूप से खाद्य असुरक्षित होंगे। मध्यम या गंभीर रूप से खाद्य असुरक्षित होंगे। रिपोर्ट के अनुसार बाल पोषण के संकेतकों में 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में बौनेपन की व्यापकता। रिपोर्ट के अनुसार बाल पोषण के संकेतकों में 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में बौनेपन की व्यापकता दिख रही है। कितना है? 26.4% की तुलना में घटकर 2024 में कितनी हो गई? 23.2। जो आश्रित हैं, नए आंकड़ों से पता चला 15 से 49 वर्ष की महिलाओं में एनीमिया में वृद्धि हुई है। विश्व वायु परिवहन सांख्यिकी WATS, वर्ल्ड एयर ट्रांसपोर्ट स्टैटिस्टिक्स। WATS वर्ल्ड एयर ट्रांसपोर्ट स्टैटिस्टिक्स। इसमें क्या है? यूरोप अंतर्राष्ट्रीय प्रीमियम यात्रा का सबसे बड़ा बाजार बना। यूरोप अंतर्राष्ट्रीय प्रीमियम यात्रा का सबसे बड़ा बाजार बन रहा है। उसके बाद जबकि सभी यात्रियों के प्रतिशत में के रूप में प्रीमियम यात्री मध्य पूर्व में सबसे अधिक हैं। सभी यात्री वर्ष 2024 में विश्व के शीर्ष 5 विमानन बाजार संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, यूनाइटेड किंगडम, भारत, स्पेन। संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, भारत, यूनाइटेड किंगडम, स्पेन और भारत। विश्व निवेश रिपोर्ट लेके कौन आता है? अंकटाड लेके आता है। क्या बोलते हैं? वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट। अंकटाड वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट। विश्व निवेश रिपोर्ट क्या नाम है? अंकटाड द्वारा लाया जाता है। केंद्रीय विषय इन्वेस्टमेंट, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट इन डिजिटल इकोनॉमी। इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट इन डिजिटल इकोनॉमी। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2024 में वैश्विक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 4% बढ़कर $1.5 ट्रिलियन तक पहुंच गया। वैश्विक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश $1.5 ट्रिलियन पहुंच गया, जिसमें कॉन्डुइट इकोनॉमीज लग्जमबर्ग, नीदरलैंड आदि में असाधारण अस्थिर लेन देन। कॉन्डुइट इकोनॉमीज किनको कहते हैं? लग्जमबर्ग, नीदरलैंड इत्यादि को। एफडीआई में करीब 11% की गिरावट दर्ज हुई है, जो लगातार दूसरे वर्ष गिरावट। एफडीआई में गिरावट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में गिरावट दर्ज की गई है। वर्ष 2024 में एफडीआई बहिर्प्रवाह में से शीर्ष 20 घरेलू अर्थव्यवस्थाओं में क्या नाम है? भारत का अपने 18वां स्थान। भारत का स्थान 18वां है। किसमें? एफडीआई आउटफ्लो में। जबकि यूएसए, जापान, चीन पहले, दूसरे, तीसरे स्थान पर। विगत वर्ष पिछले साल भारत 23वें स्थान पे था, अब 18 स्थान पे है। एफडीआई इनफ्लो में सिंगापुर, हांगकांग, चीन, लग्जमबर्ग। सिंगापुर, हांगकांग, चीन, लग्जमबर्ग। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अंदर प्रवाह, भारत का स्थान 15वां है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश
अंतर प्रवाह कितने उस स्थान पे? भारत 15वें स्थान पे है। वैश्विक आर्थिक संभावनाएं, वैश्विक आर्थिक संभावनाएं एक बार देख लेते हैं कितना पेज और रह गया है। वैश्विक आर्थिक संभावनाएं, विश्व बैंक समूह की अर्धवार्षिक रिपोर्ट कौन लेके आया है? विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक। वैश्विक आर्थिक संभावना, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस कौन लेके आता है? वर्ल्ड बैंक। ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस कौन लेके आता है? वर्ल्ड बैंक। 2024-25 में भारत की वृद्धि 6.5%। अगले 3 वर्षों में 2027-28, 25-26, 26-27 और 27-28 6.3, 6.5, 6.7, 6.3, 5, 7। वर्ष 2022-23 में, वर्ष 2023-24 में क्या हुआ है? कितनी वृद्धि? 7.6% 22-23 और 23-24 में 9.2%। ठीक है। वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर ये एक बार देख लीजिएगा, बहुत आवश्यक नहीं है, एक बार नजर दे लीजिएगा इन सब पे। वैश्विक या विश्व आर्थिक स्थिति एवं संभावनाएं 2025 मध्य वर्ग। ठीक है। भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर वर्ष 2025-26 के लिए 6.3, 6.4, 6.3 और 6.4, इतने में बस एक यही चीज ध्यान रखनी है। वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट कौन लेके आता है? वर्ल्ड बैंक लेके आता है। और भारत के बारे में ध्यान रख लेना उसकी क्या परिस्थिति है। ठीक। निर्यात और आयात का औसत, निर्यात और आयात का औसत वैश्विक आर्थिक उत्पादन, यूएसए का हिस्सेदारी 14% है, फिर चीन का है। 2024 में वैश्विक बेरोजगारी दर निम्नतम स्तर 5% पर है। ठीक। एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी जुलाई 2025 श्रृंखला जारी की। एशियन डेवलपमेंट आउटलुक, एशियन डेवलपमेंट आउटलुक जुलाई 2025 के अनुसार भारत एडीबी ने क्या बताया है? 2024 में 6.5, 25 6.7, 2026 6.8। ठीक है। वैश्विक व्यापार परिदृश्य एवं सांख्यिकी डब्ल्यूटीओ द्वारा वैश्विक व्यापार सांख्यिकी ग्लोबल ट्रेड आउटलुक कौन लेके आता है? डब्ल्यूटीओ। बाजार विनिमय दरों पर विश्व जीडीपी दर वृद्धि दर वर्ष 2025 में 2.8% रहेगी, जो वर्ष 2026 में घटकर 2.6% हो जाएगी। मर्केंडाइज ट्रेड में अग्रणी निर्यातक एवं आयातक देश, मर्केंडाइज ट्रेड में वस्तुगत व्यापार में अग्रणी निर्यातक और आयातक एक्सपोर्टर चीन, यूएसए, जर्मनी। चीन, यूएसए, जर्मनी और 18वें पे भारत है। चीन, यूएसए, जर्मनी और 18वें पर भारत है। कमर्शियल सर्विसेज अग्रणी निर्यातक एवं आयातक देश। वाणिज्यिक सेवाओं में अग्रणी आयातक एवं निर्यातक देश, वहां भी यूएसए ही है। मर्केंडाइज ट्रेड में चीन है। भारत 8वें पे है। ह्यूरॉन ग्लोबल रिच लिस्ट, ह्यूरॉन ग्लोबल रिच लिस्ट 3,442 अरबपति हैं दुनिया में। पिछले साल 3,279 थे, 5% बढ़े हैं। न्यूयॉर्क को लगातार दूसरी बार 129 अरबपतियों के साथ दुनिया की अरबपतियों की राजधानी, जबकि लंदन 97 अरबपति दूसरे स्थान पर है। न्यूयॉर्क में सबसे ज्यादा 129 हैं, फिर दूसरे पे लंदन है 97। शंघाई पहली बार एशियाई अरबपतियों की राजधानी बना। शंघाई पहली बार एशियाई अरबपतियों की निशानी बना रहा। सूची में बीजिंग एशिया में दूसरे और मुंबई तीसरे स्थान पे है।
बीजिंग दूसरे और मुंबई तीसरे स्थान पर है। अरबपतियों की सर्वाधिक संख्या 870 अमेरिका में है। अरबपतियों की सर्वाधिक संख्या 870 कहाँ पे? अमेरिका में है। तीसरे स्थान पर भारत है। एलन मस्क, जेफ बेजोस, मार्क जुगरबर्ग, लैरी एलिसन, वॉरेन बफेट। मुकेश अंबानी 17वें स्थान पर हैं। गौतम अडानी एशिया के दूसरे, विश्व में 18वें स्थान पर। यूएस इतिहास में सबसे अमीर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 2025, ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 2025 ब्रांड वैल्यू में 11% वृद्धि के साथ एप्पल विश्व का शीर्ष ब्रांड, फिर माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेजन। एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेजन। एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेजन। 60वीं रैंक के साथ टाटा समूह। 60वीं रैंक के साथ टाटा समूह इस सूची में भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड है। 132वीं रैंक के साथ इन्फोसिस। 132वीं रैंक के साथ इन्फोसिस भारत का दूसरा सबसे मूल्यवान ब्रांड है। 164वीं रैंक के साथ एचडीएफसी ग्रुप तीसरा सबसे मूल्यवान ब्रांड है। 164वीं रैंक के साथ एचडीएफसी ग्रुप तीसरा। तो यानी भारत में क्या परिस्थिति है? सबसे ऊपर टाटा समूह, फिर इन्फोसिस, फिर एचडीएफसी ग्रुप। ठीक है। अन्य महत्वपूर्ण ब्रांड एलआईसी, फिर रिलायंस ग्रुप है। इजराइल एशियाई बैंक विकास बैंक का 69वां सदस्य, एडीबी के 69वें सदस्य के रूप में आधिकारिक रूप में 27 सितंबर 2024 से को शामिल हो गया। ठीक है। विश्व के सबसे अमीर शहर, विश्व के सबसे अमीर शहर, सर्वाधिक अमीर 50 शहरों में न्यूयॉर्क भी शामिल है। 50 शहर में से 11 यूएसए में है। सबसे पहले है न्यूयॉर्क, फिर दूसरे स्थान पर है द बे एरिया, जिसमें सिटी ऑफ सैन फ्रांसिस्को और सिलिकॉन वैली। द बे एरिया, सैन फ्रांसिस्को और सिलिकॉन वैली को मिला के टोक्यो तीसरे स्थान पे, टोक्यो तीसरे स्थान पे है। 50 शहरों की इस सूची में भारत के 2 शहर मुंबई तथा नई दिल्ली। मुंबई 27वां, दिल्ली 39। मुंबई 27वां, दिल्ली 39। ठीक है। ब्रांड फाइनेंस आईटी सर्विसेज, ब्रांड फाइनेंस आईटी सर्विसेज जनवरी 2025 में रिपोर्ट जारी की। किसने? असेंचर। असेंचर लगभग जनवरी 2025 में ये रिपोर्ट आई, क्या आई? असेंचर लगभग 41.50 बिलियन यूएस डॉलर के साथ विश्व का सबसे मूल्यवान आईटी सेवा ब्रांड है। आईटी सेवा ब्रांड विश्व का सबसे मूल्यवान कौन सा है? असेंचर। ठीक है। 11% मूल्य वृद्धि के साथ टाटा कंसल्टेंसी, टीसीएस दूसरा सबसे मूल्यवान आईटी सेवा ब्रांड है। टीसीएस लगातार 4 वर्षों से दुनिया का दूसरा सबसे मूल्यवान ब्रांड, सबसे नंबर 1 पे कौन सा है? असेंचर। भारत की एचसीएल टेक शीर्ष मूल्यवान ब्रांड में 8वें स्थान पर है। राष्ट्रीय वैश्विक सूचकांक, 1 मिनट। एनर्जी एफिशिएंसी, SEEI कौन जारी करता है? BEE तथा अलायंस फॉर एन एनर्जी एफिशिएंट इकोनॉमी। BEE ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी तथा अलायंस फॉर एन एनर्जी एफिशिएंट इकोनॉमी ने मिलकर जारी किया है। 29 अगस्त 2025 को प्रकाशित हुआ है। 7 मांग क्षेत्र हैं। टोटल फाइनल एनर्जी कंजम्पशन को 4 समूह में बांटा गया है। 4 समूह में बांटा गया है। समूह 1 जो 15 MTOE से ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक है। समूह 1 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले शीर्ष 5 राज्यों में उत्तर प्रदेश 5वें स्थान पे है। उत्तर प्रदेश 5वें स्थान पर है। ये रहा। ठीक। तो बाकी कुछ यहाँ बहुत जानने लायक नहीं है। वित्तीय समावेशन सूचकांक कौन लेके आता है? भारतीय रिजर्व बैंक। वित्तीय समावेशन सूचकांक कौन लेके आता है? भारतीय रिजर्व बैंक। 3 उप सूचकांक भी होते हैं, पहुंच, उपयोग, गुणवत्ता। पहुंच, उपयोग और गुणवत्ता। कुल 97 संकेतक इन उप सूचकांकों के अंतर्गत आते हैं तथा सूचकांक का पैमाना 0 से 0 है।
0 से 100 है। कुल 97 संकेतक इन उप सूचकांकों के अंतर्गत आते हैं तथा सूचकांक का पैमाना 0 से 100 तक है। ठीक है, 0 किसी का नहीं है, 100 क्या सूचित करेगा? वित्तीय समावेशन, और 0 वित्तीय समावेशन नहीं है। भारत में अब तक वित्तीय समावेशन के लिए क्या क्या किया है? तो क्या किया है? सबसे पहले किसान क्रेडिट कार्ड, ये कालानुक्रम लगाने के लिए इन योजनाओं का वर्ष सब कुछ पूछ चुका है। केसीसी 1998 सबसे पहले ये आ गया, और फिर प्रधानमंत्री जन धन योजना 28 अगस्त 2014, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 9 मई 2015, जीवन ज्योति बीमा 2015, अटल पेंशन योजना 2015। यानी प्रधानमंत्री सुरक्षित बीमा योजना, जीवन ज्योति योजना और अटल पेंशन योजना तीनों 9 मई 2015। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2015, स्टैंड अप इंडिया 5 अप्रैल 2016, यूपीआई वर्ष 2016। फॉर्चून ग्लोबल 500 की सूची, वॉलमार्ट, अमेजन, स्टैंड ग्रिड, सऊदी अरामको, चाइना नेशनल पेट्रोलियम। वॉलमार्ट, अमेजन, स्टैंड ग्रिड, सऊदी अरामको, चाइना नेशनल पेट्रोलियम, ये क्या है? फॉर्चून ग्लोबल 500 रैंक की कंपनीज है। वॉलमार्ट लगातार 12वें साल वृक्ष तथा वर्ष 1995 के बाद से 20वीं बार शीर्ष पर है। 1995 के बाद 20वीं बार, और लगातार क्या हाल है? 12वीं बार। सूची में शामिल भारतीय कंपनियां, सूची में शामिल भारतीय कंपनियां, फॉर्चून ग्लोबल 500 में शामिल भारतीय कंपनियां कौन कौन सी हैं? रिलायंस 88, LIC 95, OIC क्या है 127, SBI 163, ONGC 181 इत्यादि। ह्यूरॉन इंडिया मोस्ट वैल्यूएबल फैमिली बिजनेस, ह्यूरॉन इंडिया मोस्ट वैल्यूएबल फैमिली बिजनेस भारत में अंबानी परिवार, बजाज परिवार तथा कुमार मंगलम परिवार है। ठीक है, अडानी परिवार, पूनावाला परिवार तथा दिवी क्या है? सर्वाधिक मूल्यवान प्रथम पीढ़ी के पारिवारिक व्यवसाय को छोड़कर अडानी परिवार, पूनावाला परिवार तथा दिवी परिवार। ठीक है, भारत इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स IEMI 2024 तीन विषय हैं। परिवहन विद्युतीकरण, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की तैयारी, EV रिसर्च एंड इनोवेशन स्टार्टअप। IEMI स्कोर को 3 वर्गों में वर्गीकृत किया जाए। क्या है? फ्रंट रनर, परफॉर्मर और एस्पिरेंट। फ्रंट रनर, परफॉर्मर और एस्पिरेंट। उत्तर प्रदेश आंध्र प्रदेश के साथ 10वें स्थान पर है। इस इंडेक्स में 47 स्कोर के साथ उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश संयुक्त रूप से 10वें स्थान पर। फ्रंट रनर की श्रेणी में दिल्ली, महाराष्ट्र और चंडीगढ़ है। फ्रंट रनर की श्रेणी में दिल्ली, महाराष्ट्र और चंडीगढ़, माफ कीजिएगा। फार्मेसी में की श्रेणी में कर्नाटक, तमिलनाडु, हरियाणा। फार्मेसी की श्रेणी में कर्नाटक, तमिलनाडु और हरियाणा है। ठीक है, परफॉर्मर्स की श्रेणी में कर्नाटक, तमिलनाडु और हरियाणा है। फ्रंट रनर की श्रेणी में उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश संयुक्त रूप से 10वें स्थान पर है। दिल्ली, महाराष्ट्र और चंडीगढ़ है टॉप पे। परफॉर्मर्स में कर्नाटक, तमिलनाडु और हरियाणा। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स, यूनिकॉर्न किसको कहते हैं? उन निजी स्टार्टअप को कहते हैं जिनकी स्थापना 2000 के दशक में हुई और उनका वैल्यूएशन कम से कम $1 बिलियन हो, और वे अभी तक शेयर बाजार में सूचीबद्ध ना हो। वैल्यूएशन कम से कम $1 हो और स्थापना 2000 के दशक में हुई हो। कितने यूनिकॉर्न कहाँ पे? USA में सबसे ज्यादा यूनिकॉर्न है, 758 यूनिकॉर्न। चीन 343, उसके बाद भारत में 64, ब्रिटेन में 61। सैन फ्रांसिस्को USA को विश्व यूनिकॉर्न की राजधानी कहते हैं, विश्व यूनिकॉर्न की राजधानी कहते हैं। भारत में बंगलुरु का भारत में प्रथम स्थान रहा। प्रदर्शन ग्रेडिंग सूचकांक PGI 2.0 स्कूली शिक्षा में राज्यों के समग्र मापता है। भारतीय शिक्षा प्रणाली विश्व की सबसे बड़ी शिक्षा प्रणाली है। PGI 2.0 स्कोर 1000 अंकों के पैमाने पर ग्रेड किए जाते हैं, जिन्हें दक्ष, उच्चतम से लेकर आकांक्षी
तक दर्शन 10 प्रदर्शन स्तरों में वर्गीकृत किया जाता है। असमानता दूर करने की मुहिम में भारत की उपलब्धि। भारत न केवल विश्व में चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है, बल्कि आज यह देश का सर्वाधिक समतामूलक समाजों में एक है। दुनिया का चौथा सबसे समतामूलक देश बन गया है। कौन? भारत। चौथा सबसे पहले कौन सा है? स्लोवाक गणराज्य, स्लोवेनिया और बेलारूस। स्लोवाक गणराज्य, स्लोवेनिया और बेलारूस। भारत का स्कोर चीन 35.7 से बहुत कम है और अमेरिका से भी बहुत कम है भारत का स्कोर। ठीक, ये प्रत्येक G7 और G20 देशों के भी प्रत्यक्षता सम्मान में, जिनमें से कई उन्नत अर्थव्यवस्थाएं मानी जाती हैं। भारत सामान्य से कम असमानता श्रेणी में आता है। सामान्य से कम असमानता श्रेणी में आता है। परोपकार के क्षेत्र में 100 सबसे प्रभावशाली लोग, 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल इन फिलैंथ्रोपी। टाइटन, लीडर, ट्रेल ब्लेजर्स और इनोवेटर। 4 श्रेणियां: टाइटन्स, लीडर्स, ट्रेल ब्लेजर्स और इनोवेटर। टाइटन्स में डेविड बेकहम, माइकल ब्लूमबर्ग, ओफ्रा विनफ्रे इत्यादि। अजीम प्रेमजी, मुकेश अंबानी एवं नीता अंबानी, ये सब आते हैं। भारतीय उद्योगपति मुकेश और नीता अंबानी तथा अजीम प्रेमजी को टाइटन श्रेणी में रखा गया। जिरोदा के सह संस्थापक निखिल कामत को ट्रेल ब्लेजर्स की श्रेणी में। मानव विकास रिपोर्ट, इससे बहुत बार प्रश्न बन चुका है। इसके एक एक पॉइंट से ध्यान से देखिएगा। एक मिनट का समय दीजिए जरा। किन लोगों ने तैयार किया था? पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक और नोबेल पुरस्कार विजेता भारतीय अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन, इन दोनों लोगों ने मिलकर बनाया था मानव विकास रिपोर्ट। जारी कौन करता है? यूएनडीपी, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। ठीक है, रिपोर्ट का नाम क्या दिया गया 2025 की? अ मैटर ऑफ चॉइस, पीपल एंड पॉसिबिलिटीज इन द एज ऑफ एआई। लोग और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के युग में संभावनाएं। लोग और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के युग में संभावनाएं। चयन का प्रश्न, लोग और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के युग में संभावनाएं। अ मैटर ऑफ चॉइस, पीपल एंड पॉसिबिलिटीज इन द एज ऑफ एआई। समग्र मानव विकास सूचकांक एचडीआई के कितने मूलभूत आयाम हैं? 3 मूलभूत आयाम हैं। देखो, एचडीआई और एलईआई कहते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन, और आई से हो जाता है पर कैपिटा इनकम। एचडीआई, एलईआई, ये प्रश्न पूछ चुका है 2020 के पीटी में, आप जाके देख लीजिएगा। ठीक है, क्या क्या है? जन्म के समय जीवन प्रत्याशा या संभावित कुल आयु। जन्म के समय जीवन प्रत्याशा या संभावित कुल आयु। स्कूल शिक्षा के औसत वर्ष पर स्कूली शिक्षा में संभावित स्कूल शिक्षा के पीटी 2020 का पेपर देखिए, इसमें प्रश्न मिल जाएगा आपको। स्कूली शिक्षा के औसत वर्ष और स्कूली शिक्षा में संभावित वर्ष। प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय। ठीक है, 4 अन्य सूचकांक भी हैं जिसका नाम है असमानता संयोजित एचडीआई, लैंगिक विकास जीडीआई,
लैंगिक असमानता सूचकांक, GII बहुआयामी निर्धनता सूचकांक। इसके अतिरिक्त दो अन्य घटक हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एवं भौतिक पदचिह्न के प्रभावों को दर्शाना। प्लैनेटरी प्रेशर्स एडजस्टेड HDI PHDI, प्लैनेटरी प्रेशर्स एडजस्टेड HDI कौन कौन? कार्बन डाइऑक्साइड और भौतिक पदचिह्न के प्रभावों को दर्शाने के लिए। वर्ष 2023 में संपूर्ण विश्व का संयुक्त रूप से HDI कितना है? 0.756। ठीक। वर्ष 2023 में विश्व में जन्म के समय औसत जीवन प्रत्याशा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, वर्ष 2023 में UNDP की HDI में कितना है? 73.4 वर्ष। एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग 13 वर्ष। मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग 8.8। GNI $20,327। इस वर्ष के सूचकांक में आइसलैंड 0.972, आइसलैंड टॉप किया है। स्कोर क्या है? 0.972 HDI। उसके बाद आइसलैंड, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड। देखिए, जो इस प्रकार की के सूचकांक होते हैं, इंडेक्स होते हैं, इसमें जो नॉर्डिक कंट्रीज होती हैं इनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होता है। अब नॉर्डिक कंट्रीज कौन सी होती हैं? आप ज्योग्राफी में पढ़े ही होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो उसको सर्च कर लीजिएगा। ठीक है। आइसलैंड, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड की रैंक है। क्या रैंक है? प्रथम आइसलैंड, सेकंड नॉर्वे, थर्ड स्विट्जरलैंड। भारत की क्या परिस्थिति है? पहले देख लेते हैं सबसे खराब परिस्थिति किसकी। सबसे खराब परिस्थिति दक्षिणी सूडान की है, फिर सोमालिया। पिछले साल सबसे खराब परिस्थिति सोमालिया की थी, लेकिन इस साल सबसे खराब परिस्थिति दक्षिणी सूडान की है, फिर सोमालिया की है, और फिर दक्षिण अफ्रीकी गणराज्य। ठीक। असमानता समायोजित मानव विकास सूचकांक, असमानता समायोजित मानव विकास सूचकांक, यहाँ पे भी शीर्ष स्थान आइसलैंड का है, फिर नॉर्वे, फिर डेनमार्क। ठीक। बहुआयामी निर्धनता सूचकांक MPI कौन जारी करता है? UNDP। क्या मानना है? शिक्षा, स्वास्थ्य एवं जीवन स्तर के लिए अन्य पहलुओं का मापन भी आवश्यक है। ह्यूमन पावर्टी इंडेक्स 2010 से शुरू हुआ है, मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स जिसको कहते हैं। 2010 से MPI मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स। UNDP के सहयोग से ऑक्सफोर्ड निर्धनता एवं विकास पहल, ऑक्सफोर्ड निर्धनता एवं विकास पहल OPHI द्वारा विकसित किया जाता है। OPHI द्वारा विकसित इसको किया जाता है। HDI के तीनों आयाम शिक्षा, स्वास्थ्य एवं जीवन स्तर के संदर्भ में 10 वचनों पर आधारित है। ठीक है। शिक्षा, स्वास्थ्य एवं जीवन स्तर, शिक्षा, एजुकेशन, हेल्थ और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। एजुकेशन, हेल्थ और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। एजुकेशन, हेल्थ और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ठीक। भारत का बहुआयामी गरीबी सूचकांक मूल्य वर्ष 2005-6 में 0.283 था। 19 से 21 में कितना हो गया है? 0.069। भारत की 16.4% जनसंख्या बहुआयामी गरीबी की स्थिति में। 16.4% जनसंख्या बहुआयामी गरीबी की स्थिति में। लैंगिक विकास सूचकांक GDI, लैंगिक विकास सूचकांक GDI, स्वास्थ्य, शिक्षा एवं आय। क्या क्या है? 3 आयाम, स्वास्थ्य, शिक्षा एवं आय। यहाँ पे क्या था? शिक्षा, स्वास्थ्य एवं जीवन स्तर, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं जीवन स्तर। किसमें? पावर्टी वाले में। GDI में क्या है? स्वास्थ्य, शिक्षा एवं आय। GDI कैसे निकलती है? HDI ऑफ फीमेल अपॉन HDI ऑफ मेल। इससे क्या निकल जाता है? लैंगिक विकास सूचकांक। ठीक। जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स। समूह, भारत को समूह 5 में रखा गया है। लैंगिक असमानता सूचकांक GDI कैसे निकलती है? जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स कैसे निकलते हैं? HDI ऑफ मेल अपॉन HDI ऑफ फीमेल। लैंगिक असमानता सूचकांक GI कैसे निकलता है? 3 आयाम, स्वास्थ्य, सशक्तिकरण एवं श्रम बाजार। 3 आयाम इसके भी हैं, स्वास्थ्य, सशक्तिकरण एवं श्रम बाजार। स्वास्थ्य, सशक्तिकरण एवं श्रम बाजार। यहाँ पे फर्स्ट रैंक डेनमार्क की है, फिर आ जाता है नॉर्वे, फिर स्वीडन। डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन। इसमें GII में सर्वाधिक असमानता कहाँ पे है? यमन, नाइजीरिया, सोमालिया चार्ट। यमन, नाइजीरिया, सोमालिया चार्ट। भारत की क्या रैंक है? 102।
GII में 102 रैंक है जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स में। मध्यम मानव विकास वाले देश, भारत की स्थिति क्या है? मध्यम विकास वाला देश, HDI मूल्य 0.685, सूची में 130 रैंक। 2023 में भारत के में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा कितनी थी? 72 वर्ष। औसत वर्ष 6.9 वर्ष। कुल अवधि के अनुमानित वर्ष 13 वर्ष और प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय $9047। प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय $9047। सार्क कंट्री का क्या हाल चाल है? जो साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉर्पोरेशन सार्क है, इसमें क्या स्थिति है? तो इसमें श्रीलंका, मालदीव, भूटान भारत से बेहतर स्थिति में। श्रीलंका, मालदीव और भूटान भारत से बेहतर स्थिति में है। किस में? GII में या HDI में। ठीक। भारत का असमानता समायोजित मानव विकास सूचकांक IHDI कितना है? 0.475 है। 0.475 है। ठीक। रैंक 10 स्थान की गिरावट हुई है। जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स, जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स 2023 में 172 देशों में 102 रैंक है। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट 103, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट 103 प्रति 1 लाख, प्रति 1 लाख जीवित जन। प्रतिनिधित्व, महिलाओं का प्रतिनिधित्व कितना है? 14.8 संसद में, 14.8% महिलाओं का प्रतिनिधित्व है संसद में, जबकि श्रम शक्ति में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 35.1 है। श्रम शक्ति में केवल भारत में ही 50 लाख, 5 मिलियन से अधिक सॉफ्टवेयर डेवलपर कार्यरत हैं। विश्व के 10 सबसे अधिक उच्च भुगतान पाने वाले एथलीटों की सूची। सबसे ऊपर पुर्तगाल के प्रसिद्ध फुटबॉल, सबको पता होगा, क्रिस्टियानो रोनाल्डो है, लगातार तीसरे वर्ष। उसके बाद स्टीफन करी, फिर टायसन फ्यूरी, डैन प्रेस्कॉट, 5वें नंबर पर लियोनेल मेसी है। 5वें नंबर पे लियोनेल मेसी। विश्व के अरबपतियों की सूची, विश्व के अरबपतियों की सूची। एलॉन मस्क सबसे ऊपर, जिन्होंने LVMH के अध्यक्ष बेनार्ड अर्नोल्ड को रिप्लेस किया। ठीक है, बेनार्ड अर्नोल्ड की स्थिति अब 5वें स्थान पे चली गई है। मार्क जुकरबर्ग दूसरे स्थान पे, जेफ बेजोस तीसरे स्थान पे, लैरी एलिसन ओरेकल का इनका है चौथा स्थान। देशवार संयुक्त राज्य अमेरिका सबसे अधिक अरबपति है, फिर चीन में है, फिर भारत में। संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर चीन, फिर भारत। सूची में भारत में सर्वाधिक अमीर अरबपति कौन है? रिलायंस इंडस्ट्री के अध्यक्ष मुकेश अंबानी जी। अच्छा, समग्र रूप से क्या रैंकिंग है इनकी? 18वीं है। समग्र रूप से इनकी रैंकिंग 18वीं है। और दूसरे सबसे अमीर भारतीय कौन है? गौतम अडानी। दूसरे सबसे अमीर भारतीय कौन है? गौतम अडानी। तीसरी सबसे अमीर भारतीय सावित्री जिंदल एवं परिवार। ठीक। स्काईट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड सिंगापुर चांगी को मिला है, फिर दोहा कतर स्थित हमद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा तथा टोक्यो। ये फर्स्ट पे सिंगापुर, दूसरे पे दोहा कतर और तीसरा टोक्यो का अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। स्काईट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड सिंगापुर, दोहा कतर का हमद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे है? दोहा कतर में है, दूसरे रैंक पे। ठीक। भारत की क्या परिस्थिति है? भारत में सबसे अच्छा इंदिरा गांधी है 32वें रैंक पे, फिर बेंगलुरु का कंपागोड़ा 48, हैदराबाद का राजीव गांधी 56, छत्रपति शिवाजी महाराज जो मुंबई का है 73, फिर मोपा 80वें स्थान पे। इस प्रकार हमने आर्थिक परिदृश्य को पूर्णतः समाप्त कर लिया है। आप घबराए बिना, बहुत परेशान हुए बिना एक बार सुन के किताब को रीड करिएगा, फिर दोबारा इस वीडियो को देखिएगा, ज़रूरत पड़ी तीसरी बार देखिएगा, और फिर इस टॉपिक से बनाए हुए हमारे प्रश्नों को लगाइएगा। आपको कहीं भी कोई समस्या नहीं आएगी। मैं फिर दोहरा रही हूँ, ये कठिन होने के कारण शिक्षकों द्वारा बहुत समय लेके बहुत देर से बनाया जाता है। हमने बाकी चीज़ों को रोक के इसको सबसे पहले बनाया और आपके लिए एक हेल्प करने की कोशिश की कि आप इसे जल्दी से ख़त्म करके, क्योंकि क्या होता है करंट अफेयर्स से जो क्वेश्चन आते हैं उसमें 50 से 60% क्वेश्चन इकोनॉमी से ही आते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, और रिपीटेड है। इंडेक्स से आएगा, एक बजट से आएगा, इकोनॉमिक सर्वे से आएगा। आप यहाँ से हमारे क्वेश्चंस को देखिए,
जो हमारे टेलीग्राम पे पड़े हैं, और उसके बाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और आगे बढ़ने की कोशिश में निरंतर लगे रहिए। और अभी हम अब जल्दी ही इसके आगे की भी वीडियो लेके आपके साथ जुड़ेंगे। धन्यवाद।